नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका पिक्चर एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम बात करेंगे फिल्म आइडेंटिटी की पूरी कहानी के बारे में। इसका प्लॉट ट्विस्ट इतना पागलपन से भरा है कि आप उसे आते हुए देख ही नहीं पाएंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मैल्कम रिवर्स नाम के एक खतरनाक कैदी से, जो कई हत्याओं के लिए हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। उस पर आरोप है कि उसने एक बिल्डिंग में 6 लोगों की बेरहमी से हत्या करी थी। इन कोर्ट के जज ने उसे फांसी की सजा दे दी है और उसकी फांसी का दिन पास आ चुका है। लेकिन इससे पहले ही मैल्कम के मनोचिकित्सक डॉक्टर मेलिक उसकी एक डायरी ढूंढ लेते हैं। डायरी पढ़कर जज को पता लगता है कि मैल्कम ने ये हत्याएं क्यों की होंगी। इस नए सबूत के कारण मैल्कम के लिए एक नई सुनवाई शुरू की जाती है। इसी के साथ कहानी तूफान वाली रात एक सुनसान, डरावने और लगभग खाली मोटेल पर पहुंचती है। बाहर तेज बारिश और तूफान है। मोटेल का मैनेजर लैरी टीवी देख रहा होता है। तभी एक आदमी घायल औरत को अपने हाथों में लेकर वहां आता है और मदद मांगता है। सीन कट होता है और कहानी कुछ समय पहले आ जाती है। जॉर्ज, उसकी पत्नी एलिस और उनका बेटा टिमी कार में हैं। संतुलन बिगड़ने की वजह से उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। जॉर्ज टायर ठीक करता है और एलिस बाहर खड़ी हुई अपने बेटे से बात करने लगती है। अचानक एक गाड़ी आती है और एलिस को टक्कर मार देती है। जॉर्ज घबरा जाता है और एलिस को देखता है। उसकी हालत बहुत खराब है। जिस कार ने टक्कर मारी थी उसमें एड नाम का आदमी है, जो कि पहले पुलिस वाला था और अब एक टैक्सी ड्राइवर है, जो कि एक फिल्म एक्ट्रेस कैरोलाइन को फ्लोरिडा लेकर जा रहा था। वो गाड़ी से उतरकर जॉर्ज की मदद करने जाता है, लेकिन कैरोलाइन उसे जाने से मना करती है। एड उसकी बात नहीं मानता और बाहर जाता है। जॉर्ज उस पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम इसके जिम्मेदार हो। एड उसे, एलिस को और उनके बेटे टिमी को अपनी गाड़ी में बैठाकर पास ही के एक मोटेल में ले जाता है, जो हमने शुरुआत में देखा था। एलिस की हालत गंभीर है, उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना होगा। एड लैरी को एम्बुलेंस के लिए फोन करने को कहता है, लेकिन तूफान के कारण फोन लाइंस खराब हो गई है। एड खुद हॉस्पिटल ढूंढने के लिए जाने का फैसला करता है। कैरोलाइन उसे रोकती है, लेकिन एड उसे गाड़ी से निकालकर चला जाता है। अब हम मिलते हैं पेरिस नाम की लड़की से, जो पेशे से एक कॉल गर्ल है। उसकी गाड़ी खराब हो गई है। वह एड को आते हुए देखती है और उससे लिफ्ट लेती है। गाड़ी में बैठकर वह कहती है कि वो जिस रास्ते पर जा रहा है वो पानी के बड़े सैलाब की वजह से बंद हो गया है। थोड़ी दूर जाकर उनकी गाड़ी पानी में फंस जाती है और वहां एक और गाड़ी आ जाती है। उसमें एक कपल होते हैं, ल्यू और जिनी, जिनकी हाल ही में शादी हुई है। एड उनसे मदद मांगता है। पहले तो ल्यू मना कर देता है, लेकिन पेरिस को देखने के बाद वो उन्हें अपने साथ गाड़ी में बैठा लेता है और सब उसी मोटेल में आ जाते हैं। लैरी सबको अपने अपने कमरों की चाबी देता है और पेरिस से अजीब व्यवहार करने लगता है। उसे पेरिस बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो जो काम करती थी उस वजह से। अब वहां इनके अलावा एक पुलिस अफसर रोड्स भी वहां आ जाता है, अपने साथ एक खतरनाक कैदी को लेकर, रॉबर्ट मैन। ये 10 लोग उस मोटेल में फंस गए हैं। दोनों तरफ के रास्ते बंद है और मोटेल का फोन भी काम नहीं कर रहा है। और वहां कैदी के आ जाने की वजह से सबको थोड़ी घबराहट होती है। रोड्स मैन को अपने कमरे के बाथरूम में हथकड़ी लगाकर बंद कर देता है। एड सुई धागे से एलिस का घाव सिल देता है, लेकिन उसकी हालत अब भी गंभीर है। इसी दौरान कैरोलाइन बाहर जाकर फोन सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है। उसे अपने पास किसी की आहट महसूस होती है। अचानक उस पर कोई हमला कर देता है और हमें बस उसकी चीख सुनाई देती है। एड बाहर जाकर कैरोलाइन को ढूंढता है और लॉन्ड्री रूम में आ जाता है। वहां उसे एक वॉशिंग मशीन में कैरोलाइन के खून से सने कपड़ों के बीच उसका कटा हुआ सिर मिलता है। उसके पीछे लैरी और रोड्स भी आ जाते हैं। रोड्स को कपड़ों से एक चाबी मिलती है, जो कि 10 नंबर कमरे की थी। वो बाकी सबको कैरोलाइन की मौत के बारे में बताते हैं। उसकी मौत इतनी भयानक तरीके से हुई थी कि सब घबरा जाते हैं। उन्हें पहला शक मैन पर होता है। रोड्स और एड भागकर कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि मैन अब वहां नहीं है।
वह हथकड़ी खोलकर वहां से गायब हो गया है। सब उसे ढूंढने लगते हैं। इसी बीच ल्यू और जिनी में झगड़ा हो जाता है और वो झगड़ते हुए अपने कमरे में आ जाते हैं। जिनी अपने आप को बाथरूम में बंद कर लेती है। ल्यू गेट बजाता है उसे बाहर बुलाने के लिए। जिनी जोर से चिल्लाती है और उसे रुकने के लिए बोलती है। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। जिनी को अजीब लगता है और वो गेट खोलकर बाहर जाती है। वो देखती है कि ल्यू की किसी ने चाकू मारकर हत्या कर दी है। इतने में हम देखते हैं कि मैन मोटेल से भागकर एक कमरे में आकर छुप गया है। एड उसे देख लेता है और उसे मारने लगता है। मैन को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देते हैं और लैरी को उसके ऊपर नजर रखने को कहा जाता है। सीन अब बाकी लोगों पर शिफ्ट होता है। एलिस को होश आता है लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाती। टिमी अपनी मां की हालत देखकर बहुत दुखी है और उसने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला है। जिनी भी ल्यू की मौत के बाद से सदमे में है। पेरिस अपने कमरे में जाती है और उसका पीछा करते हुए एड भी वहां आ जाता है। वो दोनों बातें करते हैं और एड अपने किस्से उसे सुनाने लगता है। बातें करते करते वो बाहर आते हैं और लैरी को बाहर देख लेते हैं, जिसे मैन के पास होना चाहिए था। एड, रोड्स और पेरिस भागकर मैन के पास जाते हैं और देखते हैं मैन की भी हत्या कर दी गई है, बेहद खतरनाक तरीके से। उसकी लाश के पास से भी एक चाबी मिलती है जो कि लैरी के कमरे की थी। अब सब लैरी को ही कातिल समझते हैं। लैरी कहता है उसने कुछ नहीं किया, लेकिन किसी को उस पर विश्वास नहीं होता। घबराकर वो पेरिस के गले पर चाकू रख देता है और उसे जाने देने को कहता है। पेरिस उसे धक्का मारती है जिससे वह दोनों एक फ्रिज से टकरा जाते हैं। फ्रिज के खुलते ही उसमें से एक आदमी की जमी हुई लाश नीचे गिरती है। सब यह देखकर चौंक जाते हैं। लैरी मौके का फायदा उठाकर वहां से बाहर भागता है। वह गाड़ी चालू करता है और जाने लगता है। गाड़ी के सामने टिमी खड़ा होता है। जॉर्ज उसे बचाने के लिए खुद सामने आ जाता है और जोरदार टक्कर की वजह से वहीं मर जाता है। सभी के होश उड़े हुए थे। वो लैरी को एक कुर्सी से बांध देते हैं और अब वह सच बोलने लगता है। वह बताता है जिस आदमी की लाश उन्होंने देखी वह इस मोटेल का असली मैनेजर था। लैरी जब इस मोटेल में आया था तब ये आदमी उसे पहले से मरा हुआ मिला था। लैरी को कुछ पैसों की जरूरत थी, इसलिए वह उस आदमी की लाश को फ्रिज में छुपाकर खुद मोटेल का मैनेजर बन गया, जिससे वह कुछ समय के लिए पैसे कमा सके। रोड्स को उसकी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता, लेकिन पेरिस और एड को उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई दिखती है। जिनी, जो अब तक चुप थी, अचानक बोलती है। उसने डेस्क पर एक कागज देखा था जिसमें लिखा था कि इस मोटेल के नीचे कई लोगों की लाशें गाड़ी गई थी। उसे लगता है कि यह सब उनकी आत्माएं कर रही हैं। कोई इस बात को नहीं मानता। टिमी अपनी मां एलिस के पास जाता है। रोड्स भी वहां आता है और देखता है कि एलिस दम तोड़ चुकी है और उसके पास भी एक चाबी रखी हुई है। किसी को समझ नहीं आता यह सब कौन कर रहा है, आत्माएं या फिर इंसान। टिमी रोने लगता है। जिनी उसे लेकर बाहर जाती है। एड उससे कहता है कि वो गाड़ी से टिमी को लेकर जितना दूर हो सके उतना दूर चली जाए। मोटेल में रहना किसी के लिए भी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जैसे ही जिनी और टिमी गाड़ी के पास जाते हैं, एक धमाका होता है। गाड़ी ब्लास्ट हो गई है। जिनी और टिमी मर चुके हैं। रोड्स उनकी मौत के लिए एड को जिम्मेदार ठहराता है, क्योंकि उसी ने उन्हें कार से जाने को कहा था। लेकिन जब वह गाड़ी के पास जाता है तब उसे उनकी लाश नहीं मिलती। यह देखकर सबको थोड़ा अजीब लगता है। रोड्स देखता है कि जॉर्ज की लाश भी गायब हो गई है और साथ ही एलिस, ल्यू और मैन की भी। कुछ भी समझ पाना उनके लिए मुश्किल था। वो सब एक कमरे में जाते हैं और बातों ही बातों में उन्हें मोटेल की सबसे अजीब बात पता चलती है। वहां आए उन 10 लोगों का जन्मदिन एक ही तारीख को है, 10 नवंबर, और हर एक का सरनेम किसी न किसी अमेरिकी राज्य के नाम पर है। एड को लगता है कि ये कोई सामान्य लोग नहीं हैं, कुछ गड़बड़ है। पेरिस बाहर जाती है और उसे कार की तलाशी के दौरान पता चलता है कि रोड्स वास्तव में पुलिस वाला नहीं है, वह भी एक कैदी है। और इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है।
रोड्स और मैन को जेल ले जाया जा रहा है। तभी रोड्स ने गाड़ी चला रहे पुलिस ऑफिसर पर चाकू से हमला कर दिया है और उसकी यूनिफॉर्म पहनकर पुलिस वाले की पहचान ले ली है। पेरिस को गाड़ी के ट्रंक में मरे हुए ऑफिसर की लाश मिलती है, जिससे वो डर जाती है। रोड्स को पता चल जाता है कि पेरिस उसकी असलियत जान गई है। पेरिस यह बात लैरी को बताती है। तब तक रोड्स वहां पहुंच जाता है। वो पेरिस को मारने की कोशिश करता है, तभी लैरी उसे बचाने आता है, लेकिन मारा जाता है। कहानी फिर से मैल्कम की सुनवाई पर लौटती है और अब सबसे खतरनाक राज खुलता है। मैल्कम की डायरी पढ़कर पता चलता है कि उसको बहुत गंभीर मानसिक बीमारी है, डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। उसके दिमाग में 10 अलग अलग लोगों के रूप हैं। डॉक्टर मैल्कम का एक रूप यानी एड को सामने लाते हैं और बताते हैं कि मॉर्टल में जो कुछ भी हो रहा है वो असली नहीं है। वह सब मैल्कम के दिमाग के अंदर हो रहा है। एड भी असली नहीं है, वह बस मैल्कम के दिमाग से बनाई गई एक पर्सनैलिटी है। और मॉर्टल वाले सभी लोग मैल्कम के ही दिमाग की अलग अलग पहचान है। डॉक्टर कहते हैं कि मैल्कम का दिमाग खुद ही अपने अंदर की उस खतरनाक पर्सनैलिटी को खत्म करने की कोशिश कर रहा है जिसने हत्याएं करी थी। मैल्कम अब असलियत देखने लगता है। एड को बताया जाता है कि उसे मैल्कम के अंदर मौजूद उस हिंसक रूप को खत्म करना होगा जो मैल्कम को हत्या करने पर मजबूर करती है। अब कहानी वापस आती है मोटेल वाली दुनिया में। एड सोचता है कि रोड्स ही कातिल है। दोनों एक दूसरे को गोली मारते हैं और मर जाते हैं। अब मोटेल में सिर्फ पेरिस जिंदा बचती है। डॉक्टर मेलिक जज को बताते हैं कि मैल्कम की हिंसक पर्सनैलिटी, जिसे वो रोड्स समझ रहे हैं, अब खत्म हो गई है। जज मैल्कम की फांसी रोक देते हैं। जब मैल्कम को डॉक्टर के साथ वैन में हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है, उसी समय मैल्कम के दिमाग में पेरिस मोटेल से निकलकर अपने शहर फ्लोरिडा पहुंच चुकी होती है। वहां वह अपने फार्म में काम कर रही होती है। तभी जमीन खोदने पर उसे मोटेल के कमरे की चाबी मिलती है। वह पलटकर देखती है तो उसके सामने टिमी खड़ा होता है, वही छोटा लड़का जो मोटेल में था। और पता चलता है कि मैल्कम के दिमाग की हिंसक पर्सनैलिटी टिमी ही था। सभी हत्याएं रोड्स ने नहीं, टिमी ने करी थी। वह जिंदा था। मैल्कम की यह पर्सनैलिटी इतनी खतरनाक थी कि उसने खुद के दिमाग को बेवकूफ बना दिया। टिमी अब पेरिस को भी मार देता है, यानी मैल्कम का शरीर अब सिर्फ टिमी के कंट्रोल में है। हकीकत में मैल्कम वैन के अंदर डॉक्टर का गला घोंट देता है और वैन सड़क से नीचे गिर जाती है। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है, जहां असली कातिल टिमी मैल्कम के दिमाग और शरीर दोनों पर कब्जा कर लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आइडेंटिटी फिल्म की कहानी? उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द ही।